हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। तो आज का मेरा टॉपिक है टॉमस हार्डी की एक बहुत ही फेमस नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वॉज रिटन इन विक्टोरियन एज इन 1874। टॉमस हार्डी ने इस नॉवल को 1874 में लिखा था और उस वक्त विक्टोरियन एज चल रहा था। द नॉवल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन इन 1874। इस नॉवल को पहली बार 1874 में कॉर्नहिल मैगज़ीन में पब्लिश करवाया गया था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वॉज हार्डीज़ फोर्थ नॉवल एंड हिज फर्स्ट लिटरेरी सक्सेस। ये नॉवल टॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई चौथी नॉवल थी और ये उनकी पहली नॉवल थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल रही। Thomas Hardy was born on 2nd June 1840 and he died on 11 June 1928. He was an English novelist and poet. टॉमस हार्डी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो एक बहुत ही फेमस पोएट और नॉवेलिस्ट थे। मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स वेयर पब्लिश्ड इन मिड टू लेट 19th सेंचुरी। टॉमस हार्डी के ज़्यादातर नॉवेल्स मिड टू लेट 19th सेंचुरी में पब्लिश करवाए गए थे, यानी कि उनके नॉवेल्स 1860 से लेकर 1900 तक के टाइम में पब्लिश हुए थे। तो चलिए अब आसान भाषा में इस नॉवेल को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है बैथशेबा एवरडीन नाम की एक यंग और बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से, और ये इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है, इस नॉवेल की हीरोइन है। बैथशेबा अपनी आंट मिसेस हर्स्ट के साथ रहने के लिए आई होती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक यंग और गुड लुकिंग फार्मर से जिसका नाम था गैब्रियल ओक। गैब्रियल एक किसान है और साथ ही साथ वो शेफर्ड है। वो अपने फार्म पर ढेर सारी भेड़ भी पालता है। गैब्रियल एक हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट इंसान है। अब गैब्रियल और मिसेस हर्स्ट का घर आसपास ही था, तो जब पहली बार बैथशेबा को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। गैब्रियल कहीं ना कहीं बैथशेबा को लाइक करने लगा था, लेकिन अभी वो ये बात बैथशेबा को नहीं बताता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड का मौसम था। एक रात जब गैब्रियल अपने कॉटेज में सो रहा था, तब अचानक ही उसके घर में आग लग जाती है। आग देखकर गैब्रियल का पेट डॉग ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर बैथशेबा की नींद खुल जाती है और वो अपने घर से बाहर आती है। वो बाहर आकर देखती है कि गैब्रियल के घर में आग लग रही है। बैथशेबा अब तुरंत ही गैब्रियल के पास जाती है और उसकी जान बचा लेती है। अब गैब्रियल बैथशेबा की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है और मन ही मन वो बैथशेबा से शादी करने के सपने देखने लगता है। एक दिन हिम्मत जुटाकर गैब्रियल बैथशेबा की आंट मिसेस हर्स्ट से मिलने उनके घर जाता है। उस समय बैथशेबा घर पर नहीं थी। गैब्रियल मिसेस हर्स्ट से कहता है कि मैं बैथशेबा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप बैथशेबा की शादी मुझसे करवाएंगी? मिसेस हर्स्ट कहती है कि बैथशेबा से शादी करने के लिए तो एक से एक अच्छे ख़ानदान के लड़के आते रहते हैं। बैथशेबा से शादी करने के लिए तो लड़कों की लंबी लाइन लगी हुई है। और मिसेस हर्स्ट की बातों को सुनकर बेचारा गैब्रियल सैड हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बैथशेबा जब घर पर आती है तो मिसेस हर्स्ट उसे गैब्रियल के बारे में बताती है। वो कहती है कि आज सवेरे गैब्रियल घर पर आया था और वो कह रहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। ये बात सुनते ही बैथशेबा सीधा गैब्रियल से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैं तो किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और इसी तरह हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। इतना कहकर बैथशेबा वहाँ से चली जाती है। और अब कुछ दिनों बाद गैब्रियल को पता चलता है कि बैथशेबा इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। असल में बैथशेबा के एक अंकल थे जो वेदरबरी नाम के एक टाउन में रहते थे। वो एक ज़मींदार थे, तो उनकी बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है और मरने से पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बैथशेबा के नाम कर दी थी। और इसी कारण से बैथशेबा अब वेदरबरी में रहने के लिए चली गई थी और वहाँ रहकर वो अपने अंकल से मिले हुए ज़मीन पर फार्मिंग करने लगी थी और बैथशेबा अब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन थी। इधर गैब्रियल बैथशेबा के चले जाने से बहुत ज़्यादा दुखी था।
एक दिन गैब्रियल का पेट डॉग उसकी सारी भेड़ों को चेस करता है, जिस वजह से गैब्रियल की सारी भेड़ें पहाड़ से गिर जाती हैं और मारी जाती हैं। गैब्रियल इस इंसिडेंट से बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने बहुत सारा लोन लेकर उन भेड़ों को ख़रीदा था। लोन के पैसे चुकाने के लिए गैब्रियल अपनी ज़मीन और अपना घर बेच देता है और पैसे चुकाता है। लेकिन अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब गैब्रियल सोचता है कि अच्छा हुआ जो बैथशेबा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा हुआ जो उसने मुझसे शादी नहीं की। अगर हमारी शादी हो चुकी होती तो इस मुश्किल वक्त में मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखता। तो ये सब सोचकर गैब्रियल नौकरी की तलाश में बाहर जाने का डिसाइड करता है। गैब्रियल जब शहर की तरफ जा रहा था तो तभी रास्ते में वो देखता है कि एक फार्म में, एक खेत में आग लग रही है और बहुत सारे लोग मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। गैब्रियल भी उस फार्म पर पहुंचता है और वो भी आग बुझाने में लोगों की मदद करने लगता है। इस तरह गैब्रियल ने सबकी मदद से फार्म को जलने से बचा लिया था। उस फार्म की जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, वो गैब्रियल के काम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसने गैब्रियल को थैंक्स कहा और उसकी तारीफ़ की। फार्म के मालकिन ने अपने आधे फेस को ढक रखा था, जिस वजह से गैब्रियल उसके चेहरे को नहीं देख पाता। अब गैब्रियल फार्म के मालकिन से कहता है कि उसे काम की ज़रूरत है और वो काम ढूंढने के लिए ही शहर की ओर जा रहा था। गैब्रियल उसे पूछता है कि क्या मुझे आपके फार्म पर कोई काम मिल सकता है। ये सुनकर फार्म के मालकिन गैब्रियल को अपने फार्म पर शेफर्ड का काम दे देती है, यानी कि गैब्रियल को भेड़ों को संभालने का काम मिला था। फार्म की मालकिन अब अपने फेस पर से स्कार्फ हटाती है और अपना फेस रिवील करती है। और फ्रेंड्स, ये फार्म की मालकिन कोई और नहीं बल्कि बैथशेबा थी। ये सारी ज़मीन उसे अपने अंकल से मिली थी और अब वो ही इस फार्म की मालकिन थी। गैब्रियल बैथशेबा को देखकर खुश था और अब उसे तो काम भी मिल गया था। गैब्रियल बैथशेबा के फार्म पर काम किया करता था और वारन माल्ट हाउस में रहा करता था। इस तरह दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे गैब्रियल की जान पहचान आसपास के लोगों से भी होने लगी थी। उसके कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन गैब्रियल जब फार्म पर अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब उसके दोस्त किसी फैनी रॉबिन नाम की लड़की के बारे में बात कर रहे थे। फैनी बैथशेबा के अंकल के लिए काम किया करती थी और यहीं पर रहा करती थी, लेकिन अब वो अपने लवर फ्रांसिस ट्रॉय के पास भागकर चली गई है। ट्रॉय एक सोल्जर था। अब एक दिन गैब्रियल अपने काम की वजह से चर्च यार्ड नाम के विलेज से गुजर रहा था, तो तभी वो एक डरी हुई सहमी सी लड़की से मिलता है। उस लड़की ने अपना नाम फैनी बताया। गैब्रियल को फैनी की हालत देखकर उस पर दया आ गई और उस बेचारे के पास जितने भी पैसे थे, उसने अपने सारे पैसे फैनी को दे दिए और इसके बाद गैब्रियल वापस फार्म पर आ गया। कुछ दिन बाद गैब्रियल को फैनी का लेटर मिलता है। चिट्ठी में फैनी ने लिखा था कि वो ट्रॉय नाम के एक सोल्जर से शादी करने वाली है। फैनी गैब्रियल को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और साथ ही साथ वो गैब्रियल को बताती है कि उसकी शादी वाली बात वो किसी को ना बताए। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि फैनी ट्रॉय से मिलने उसके घर जाती है और वो उसे याद दिलाती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर ट्रॉय कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। अब इधर बैथशेबा अपने इतने बड़े फार्म को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही थी। वो अपने एरिया में इकलौती फीमेल फार्मर थी और सभी लोग उसके काम से इम्प्रेस थे। एक दिन कैस्टरब्रिज नाम के एक विलेज में कॉर्न मार्केट लगाया गया। वहाँ सभी फार्मर्स इकट्ठा हुए थे, तो बैथशेबा भी उस कॉर्न मार्केट में आई हुई थी। अब एक तो बैथशेबा इतनी ब्यूटीफुल और यंग थी और ऊपर से वहाँ मौजूद एकमात्र फीमेल फार्मर, तो ऐसे में सभी लोगों की नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। सभी लोग सरप्राइज थे कि एक लड़की होकर बैथशेबा फार्मिंग का काम इतने अच्छे से कैसे कर लेती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। अब बैथशेबा को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ मार्केट में एक ऐसा आदमी था जो ना तो बैथशेबा की तरफ देख रहा था और ना ही उसकी तारीफ़ कर रहा था। बैथशेबा जब उस आदमी को नोटिस करती है तो उसका प्राइड हर्ट होता है।
उसे लगता है कि ये आखिर कौन आदमी है जो मुझे नहीं देख रहा। उस आदमी का नाम मिस्टर विलियम बोल्डवुड था और वो एक अच्छी पर्सनालिटी का 45 से 50 साल का एक आदमी था। बैथशेबा उस आदमी को सबक सिखाने का ठान लेती है। कुछ दिन बाद वैलेंटाइंस डे आता है और बैथशेबा अपनी सर्वेंट लिडी के साथ मिलकर बोल्डवुड को परेशान करने का प्लान बनाती है। बैथशेबा एक कार्ड पर मैरी मी लिखकर बोल्डवुड के घर भिजवा देती है। अब बोल्डवुड जब उस कार्ड को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये कौन लड़की है जो मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। बोल्डवुड अब उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। बोल्डवुड तुरंत ही वॉरेन माल्ट हाउस पहुंचता है। ये वही जगह थी जहां गैब्रियल और बाकी वर्कर्स रहा करते थे। बोल्डवुड गैब्रियल को अपने पास बुलाता है और उसे वो लेटर दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस हैंडराइटिंग को देखकर बता सकते हो कि ये किसने लिखा है। गैब्रियल उस लेटर को देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो बैथशेबा की हैंडराइटिंग को पहचान लेता है और सोचता है कि आखिर बैथशेबा ने इस बोल्डवुड को मैरी मी लिखकर क्यों भेजा। गैब्रियल सैड हो जाता है और बोल्डवुड को बताता है कि ये हैंडराइटिंग बैथशेबा की है और उसी ने ये लेटर लिखा है। अब कुछ दिनों बाद एक बार फिर कॉर्न मार्केट लगाया जाता है और यहाँ पहली बार बोल्डवुड बैथशेबा को ध्यान से देखता है। बैथशेबा की खूबसूरती को देखकर बोल्डवुड सरप्राइज रह जाता है और मन ही मन ये सोचकर खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर लड़की उससे शादी करना चाहती है। और बैथशेबा भी सैटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी कि चलो मेरी ट्रिक काम कर गई। इस आदमी ने मुझे इग्नोर किया था और अब ये मेरी तरफ ध्यान से देख रहा है। लेकिन फिर बैथशेबा को रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। किसी का अटेंशन पाने के लिए ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अब इस बोल्डवुड ने बैथशेबा के भेजे हुए नोट को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। वो सीधा बैथशेबा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता चल गया है कि वो मैरी मी वाला नोट आपने ही मुझे भेजा था, तो उसके रिप्लाई में मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोल्डवुड की बातों को सुनकर बैथशेबा को बहुत ही अजीब लगता है। उसे अनकंफर्टेबल फील होता है और वो तुरंत ही शादी करने से मना कर देती है। इस पर बोल्डवुड कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो फिर तुमने मुझे मैरी में लिखा हुआ कार्ड क्यों भेजा। बैथशेबा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन बोल्डवुड अपनी ही बातों पर अड़ा हुआ रहता है। बैथशेबा बोल्डवुड से पीछा छुड़ाने के लिए ये बोल देती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन मन ही मन वो अपने किए गए मजाक पर पछता रही थी। बैथशेबा अब गैब्रियल के पास उससे एडवाइस लेने जाती है। वो गैब्रियल से पूछती है कि मैं इस बोल्डवुड से पीछा कैसे छुड़ाऊँ। अब बेचारा गैब्रियल तो पहले से ही परेशान था। वो बैथशेबा से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहती हो और किसी से भी शादी नहीं करोगी, तो फिर अब ये सब क्या है। गैब्रियल की बातों को सुनकर बैथशेबा उससे नाराज़ हो जाती है और गुस्से में वो गैब्रियल को काम से निकाल देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद बैथशेबा ये रियलाइज़ करती है कि उसकी सारी भेड़ों का ख्याल गैब्रियल से अच्छा और कोई नहीं रख सकता। एक वही है जो अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करता है। तो ये सब सोचकर बैथशेबा अपने गुस्से को शांत करती है और गैब्रियल को जाने से रोक लेती है। अब कुछ दिन बाद बोल्डवुड फिर से बैथशेबा के पास आता है और वो दोबारा बैथशेबा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बैथशेबा अब इरिटेट हो जाती है और उससे कहती है कि मैंने तो कहा था कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। अब उसी रात बैथशेबा जब घर जा रही थी तब रास्ते में वो एक आदमी से टकरा जाती है। उस आदमी का नाम था फ्रांसिस ट्रॉय। बैथशेबा को वो आदमी एक ही बार में पसंद आ जाता है और ट्रॉय भी पहली ही मुलाकात में बैथशेबा की खूबसूरती की तारीफ़ करने लगता है और इसके बाद बैथशेबा अपने घर चली जाती है। अब कुछ दिन बाद ट्रॉय बैथशेबा को मिलने के लिए बुलाता है। बैथशेबा को तो ट्रॉय पसंद ही था, तो वो उससे मिलने के लिए तुरंत ही मान जाती है। रात में जब बैथशेबा और ट्रॉय मिलते हैं तो वो दोनों आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद ट्रॉय बैथशेबा को किस करता है और ये चीज़ गैब्रियल देख लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है और साथ ही साथ दुख भी होता है। अब अगले दिन गैब्रियल बैथशेबा से मिलने जाता है और उससे कहता है
कि तुमने बोल्डवुड से कहा है कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो, तो अब इस ट्रॉय के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? तुम ट्रॉय से दूर रहो क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। गैब्रियल के इस बात को सुनकर बैथशेबा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे सही और गलत बताने वाले? मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैथशेबा फिर एक बार गैब्रियल को काम से निकाल देती है, लेकिन इस बार गैब्रियल काम छोड़कर कहीं नहीं जाता। अब कुछ दिन बाद बैथशेबा बोल्डवुड को एक लेटर भेजती है जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि वो उससे शादी नहीं करेगी। लेटर पढ़कर बोल्डवुड नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि इस ट्रॉय की वजह से बैथशेबा उससे दूर जा रही है। अब ट्रॉय फ़िलहाल शहर से बाहर था, तो बैथशेबा को ये डर सताने लगता है कि जब ट्रॉय वापस आएगा तो हो सकता है कि बोल्डवुड उससे झगड़ा करे। तो ये सब सोचकर बैथशेबा घोड़े पर सवार होकर ट्रॉय से मिलने चली जाती है। जब बैथशेबा 2-3 हफ्तों तक वेदरबरी वापस नहीं आती तो गैब्रियल को उसकी चिंता होने लगती है। तभी गैब्रियल से मिलने उसका एक फ्रेंड आता है और वो गैब्रियल को बताता है कि मैंने बाथ नाम के एक विलेज में बैथशेबा और ट्रॉय को एक साथ देखा था। ये बात सुनकर गैब्रियल को बुरा लगता है कि मेरे मना करने के बाद भी बैथशेबा ट्रॉय के साथ ही है। अब एक दिन बोल्डवुड ट्रॉय को एक होटल के बाहर देखता है, तो वो ट्रॉय से मिलने जाता है। बोल्डवुड ट्रॉय से कहता है कि तुमने फैनी से वादा किया था कि तुम उससे शादी करोगे, लेकिन तुमने उससे शादी नहीं की और अब तुम भोली भाली बैथशेबा को अपने जाल में फंसा रहे हो। लेकिन ट्रॉय बोल्डवुड की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद बैथशेबा और ट्रॉय वापस वेदरबरी आते हैं और दोनों रिवील करते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है। इस बात पर गैब्रियल को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो जानता था कि ट्रॉय अच्छा इंसान नहीं है, वो बस बैथशेबा को फंसा रहा है और उसका यूज़ कर रहा है। फ्रेंड्स, अब आगे स्टोरी में ये होता है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद बैथशेबा ट्रॉय की बुरी आदतों से परेशान हो जाती है। उसके लिए ये शादी बोझ बन जाती है। ट्रॉय बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था और उसे शराब और जुए की भी बुरी आदत थी। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता था और जुआ खेलता था। अब एक दिन गैब्रियल ट्रॉय को मौसम का अपडेट देता है। वो ट्रॉय को बताता है कि आज रात ज़ोरदार तूफ़ान आने वाला है, तो फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जल्द ही कोई इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो तूफ़ान के कारण फार्म में रखे अनाज की बर्बादी होगी। लेकिन ट्रॉय गैब्रियल के इस वार्निंग पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता और उल्टा वो अपने दोस्तों और फार्म के वर्कर्स को इकट्ठा करता है और सबके साथ मिलकर शराब पीता है। रात को जब तूफ़ान आता है तो बैथशेबा और गैब्रियल एक साथ मिलकर पूरी रात काम करते हैं और फार्म को तूफ़ान से प्रोटेक्ट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ट्रॉय शराब के नशे में धुत पड़ा था। उसे अपने फार्म की कोई भी चिंता नहीं थी। अब एक दिन बैथशेबा और ट्रॉय मार्केट से लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक गरीब औरत को देखा। उस औरत की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस औरत को देखकर ट्रॉय बैथशेबा को आगे चलने के लिए बोलता है और वो खुद उस औरत से मिलने के लिए चला जाता है। ट्रॉय जब घर आता है तो बैथशेबा उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। इसके जवाब में ट्रॉय बस इतना कहता है कि वो उस लड़की को जानता है। ट्रॉय बैथशेबा को पूरी बात नहीं बताता। अब कुछ दिनों बाद पूरे टाउन में ये खबर फैल जाती है कि फैनी की डेथ हो चुकी है। जब बैथशेबा ये सुनती है तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि ट्रॉय ने तो उससे बताया था कि वो फैनी को जानता है। अब चूँकि फैनी बैथशेबा के अंकल के लिए काम किया करती थी, तो बैथशेबा को फैनी के लिए थोड़ा बुरा लगता है। वो फैनी के कास्केट को अपने घर पर मंगवाती है। कास्केट एक बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। जब फैनी का कास्केट बैथशेबा के घर पर था, तब बैथशेबा की एक सर्वेंट उसे बताती है कि इस कास्केट में 2 डेड बॉडी हैं, एक फैनी की है और दूसरे उसके बच्चे की। अब देर रात बैथशेबा हिम्मत करके उस कास्केट को खोलती है और फैनी के डेड बॉडी को देखती है। तभी वहाँ पर ट्रॉय आता है और फैनी को मरा हुआ देखकर बहुत रोता है। ट्रॉय उसे किस भी करता है। ट्रॉय अब बैथशेबा पर गुस्सा करता है और उसे बताता है कि ये वो लड़की है जिसे मैं हमेशा से प्यार करता हूँ।
मैंने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। फैनी ही तो वो लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। और इतना कहकर ट्रॉय वेदरबरी छोड़कर कहीं दूर चला जाता है और बेचारी बैथशेबा ट्रॉय की बातों को सुनकर हक्का बक्का रह जाती है। ट्रॉय बर्डमाउथ नाम की एक जगह पर था और वो नदी में स्विमिंग कर रहा था। तभी वो नदी के तेज़ बहाव में डूबने लगता है। वहाँ से एक बोट गुजर रही थी और उस बोट पर बैठे लोग ट्रॉय को डूबने से बचा लेते हैं। बोट पर जो सेलर्स थे, नाविक थे, वो ट्रॉय से कहते हैं कि हम सभी 6 महीने के लिए अमेरिका घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। ट्रॉय सेलर्स की बातों को मान लेता है और उनके साथ ही अमेरिका की ओर चल देता है। इधर वेदरबरी में बैथशेबा को ये खबर मिलती है कि ट्रॉय की नदी में डूबने से मौत हो गई। बैथशेबा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि ट्रॉय अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ समय बाद बोल्डवुड फिर से बैथशेबा के सामने मैरिज प्रपोजल रखता है और सरप्राइजिंगली बैथशेबा इस बार उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि 7 साल बाद मैं तुमसे शादी करूँगी, क्योंकि अगर कोई आदमी 7 सालों तक लापता रहता है तो कानूनी तौर पर उसे मृत मान लिया जाता है। तो 7 साल बाद बैथशेबा कानूनी तौर पर ट्रॉय की विडो, ट्रॉय की विधवा हो जाएगी और इसके बाद वो किसी से भी शादी करने के लिए फ्री है। इसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से किसी से भी शादी कर सकती है। अब ट्रॉय एक सर्कस में काम करने लगा था और वो कुछ समय बाद वेदरबरी वापस आता है। ट्रॉय बैथशेबा की आधी प्रॉपर्टी हड़पने के इरादे से यहाँ वापस आया था। इधर बोल्डवुड बहुत खुश था क्योंकि आखिरकार बैथशेबा ने मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी खुशी में बोल्डवुड क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस पार्टी में बोल्डवुड सबके सामने एक बार फिर बैथशेबा को प्रपोज करता है और बैथशेबा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। लेकिन फ्रेंड्स, बैथशेबा अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसने तो बस बोल्डवुड का मन रखने के लिए उससे शादी करने को तैयार हुई थी। बोल्डवुड बैथशेबा को एक रिंग देता है और तभी वहाँ पर गेट कीपर आता है और बोल्डवुड से कहता है कि बाहर कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान आदमी आया हुआ है। बोल्डवुड बाहर उस स्ट्रेंजर को देखने चला जाता है। इधर मौका देखकर ट्रॉय बैथशेबा के पास आता है और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। बैथशेबा उसके साथ जाने से मना करती है और चीखती चिल्लाती है। बैथशेबा की चीख पुकार सुनकर बोल्डवुड अंदर आता है और अब बेचारा बोल्डवुड ट्रॉय को देखकर बैथशेबा से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो ज़िंदा है, तो ऐसे में तुम्हें अपने हस्बैंड ट्रॉय के साथ जाना चाहिए। इतना कहकर बोल्डवुड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ट्रॉय बैथशेबा को घसीटता है और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब बोल्डवुड से ट्रॉय की ये हरकत देखी नहीं जाती और वो बैथशेबा को बचाने के लिए ट्रॉय को शूट कर देता है। ट्रॉय की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बोल्डवुड पुलिस के पास जाता है और वो अपना गुनाह कबूल करता है। वो बताता है कि मैंने एक आदमी को शूट करके उसकी जान ले ली। पहले तो बोल्डवुड को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। अब बैथशेबा बहुत दुखी थी। वो सोचती है कि ट्रॉय की डेथ हो गई और बेचारे बोल्डवुड को जेल हो गई और ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसी ने बोल्डवुड के साथ मैरी मी वाला मजाक किया था और सबके मना करने के बाद भी उसने ट्रॉय से शादी की थी। बैथशेबा खुद को इन सब का जिम्मेदार मानती है और बहुत रोती है। अब बैथशेबा को एक और बुरी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि गैब्रियल हमेशा के लिए वेदरबरी छोड़कर जा रहा है और कुछ दिनों बाद वो इस कंट्री को भी छोड़ देगा। ये खबर सुनकर बैथशेबा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि एक गैब्रियल ही तो था जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ था और अब वो भी उसे छोड़कर जा रहा है। बैथशेबा गैब्रियल से मिलने जाती है और उसे यहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन गैब्रियल अब रुकने से मना करता है। तब जाकर बैथशेबा कहती है कि मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि कब तुम मुझे शादी के लिए दोबारा प्रपोज करोगे। ये सुनकर गैब्रियल शॉक्ड रह जाता है और उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो खुद उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। अब बहुत जल्द गैब्रियल और बैथशेबा बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करते हैं
और इस तरह से इस स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये था नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।